Hi and welcome to lesson number 5 of section number 12। इस लेसन में बेसिकली हम बात करेंगे हमारे रिस्क मैनेजमेंट का जो दूसरा प्रोसेस है आइडेंटिफाई रिस्क के हवाले से। देखिए आइडेंटिफाई रिस्क का जो प्रोसेस है इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस कि आप कहेंगे जनाब मैं एक दफ़ा बैठ के एक सिटिंग में सारे के सारे रिस्क आइडेंटिफाई कर लूँगा। इनफैक्ट ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अगर हम बेसिकली आइडेंटिफाई रिस्क के प्रोसेस को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे जनाब आइडेंटिफाई रिस्क का जो प्रोसेस है वो हमें दो चीज़ों में अहम जो है वो मालूमात देता है। नंबर वन तो वो ये हमें डिटरमाइन कराता है कि वो ऐसे कौन से रिस्क हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेंगे, नंबर वन। और नंबर टू ये कि उन रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि पीएमआई ने इस रिस्क को यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तकरीबन 13 इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये 13 के 13 इनपुट होने चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि ये 13 सोर्सेज है। चाहे आप 3 यूज़ करें या 4 यूज़ करें या 13 यूज़ करें, बट दीज आर द 13 सोर्सेज विच यू कैन यूज़ टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल रिस्क। तो मैं अब फर्दर जो है वो इन 13 इनपुट्स के हवाले से वन बाय वन बात कर रहा हूँ। जो पहला इनपुट हमारे पास यहाँ प्रोवाइड किया है वो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जो अभी हमने ताज़ा पिछले जो है वो आई वुड से लेसन में कंप्लीट किया है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान हमें ये बताता है कि जनाब हम रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे या रिस्क को कैसे हम रिस्क की एक्टिविटीज़ को कैसे हम प्लान और जो है बेसिकली वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्लान के जो 10 कंटेंट्स हैं उसमें से आई वुड से 3 जो सेक्शंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है जनाब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि कौन रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा या लीड करेगा या कंट्रोल करेगा या कम्युनिकेट करेगा। दूसरा जो यहाँ पर सेक्शन है वो है जनाब बजट और स्केड्यूल के प्रोविजंस के, जनाब हमारे पास कंटीजेंसीज क्या होगी या हमारे रिस्क मैनेजमेंट के जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या हैं। और तीसरा जो है जनाब वो रिस्क की कैटेगरीज हैं कि जनाब हम रिस्क किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर बाय यूटिलाइजिंग दी रिस्क सोर्सेज, बाय यूजिंग आई वुड से रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या बाय यूजिंग दी एरियाज जिसमें हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की भी हमने बात की थी। जो दूसरा इनपुट है हमारे पास यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो हमें ये हेल्प करता है कि जनाब हमने अपने क्या टॉलरेंस रखी है या कॉस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के टूल्स वगैरह जो है हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किए हैं। जो तीसरा इनपुट है हमारे पास वो है स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, जो हमें ये बताता है कि जनाब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें स्केड्यूल को लेके हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। फिर हमने कहा जनाब चौथा जो इनपुट है हमारे पास वो है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, कि हमने क्वालिटी के हवाले से क्या मैट्रिक्स सेट किए हैं या हमारे क्वालिटी की जो चेकलिस्ट हैं वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स होगी हमारे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर 5वें नंबर पर हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, जिसमें ना सिर्फ ये डिफाइन है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उनसे काम करवाएंगे और उसको रिलीज़ करेंगे, साथ साथ ये बताता है कि जनाब उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो कब कब अवेलेबल होंगे। तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इनपुट है टू आइडेंटिफाई दी रिस्क। फिर हम यहाँ पर आते हैं छठे नंबर पर, जहां पर हम कहते हैं कि जी हमारा स्कोप बेसलाइन। देखिए स्कोप बेसलाइन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, स्कोप बेसलाइन फर्दर कंटेन्स 3 सेपरेट डॉक्यूमेंट्स, स्कोप स्टेटमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी। और यहाँ पर जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए बड़ा ही क्रिटिकल है, बिकॉज उसके अंदर हमने अजम्पशंस लिखे होते हैं और अजम्पशंस ही तो वो सारा मसला है जो फुलफिल नहीं होते, तो हम बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। और जो दूसरा हमारे पास है इसको बेसलाइन का पार्ट वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जनाब वो कौन से एरियाज हैं जहाँ से हम रिस्क को जो है वो इनकाउंटर कर सकते हैं या जहाँ से हम रिस्क को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में वो आएंगे। फिर 7वें नंबर पर है बेसिकली हमारे पास एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स, कि हमने अपने प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट एस्टिमेट की है, ओवरऑल हम क्या टारगेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के हवाले से इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। इसी तरह हमारे पास आता है एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेशन, जो कि हमारे पास बेसिकली 8वें नंबर पर है कि हमने अपने प्रोजेक्ट की क्या ओवरऑल स्केड्यूल को जो है या उसकी टाइमलाइन को सेट किया है और उसके हवाले से हमारा ओवरऑल स्केड्यूल जो है वो डेट क्या हो सकती है, कंप्लीशन डेट क्या सकती है, और अगर ओवररन होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली रिस्क एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। देन 9वें नंबर पर जो हमारे पास सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो है स्टेक होल्डर रजिस्टर। वो इसलिए नहीं है कि जनाब किसकी वजह से रिस्क आएगा, बल्कि वो इसलिए कि हम किन किन स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर सकते हैं ताकि हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे स्पॉन्सर है या कस्टमर है या यूज़र है या सीनियर मैनेजमेंट है, तो वो भी हम यहाँ से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई दी रिस्क। फिर हमारे पास 10वें नंबर पर आता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, कि अभी तक जो हमने काम किया है प्रोजेक्ट में, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट इशू लॉग हो, या इन टर्म्स ऑफ वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हो, या इन टर्म्स ऑफ आपके पास अर्न वैल्यू रिपोर्ट्स हो, वो हमें बताएगा कि जी अभी तक जहां हम प्रोजेक्ट में खड़े हुए हैं वहां क्या रिस्क आ चुके हैं, क्या आ सकते हैं, क्या फर्दर हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
देन हमारे पास जो है इसमें जो नेक्स्ट लेवल पे आता है वो 11वें नंबर पे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रोक्योरमेंट है तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि जनाब हमारा अप्रूव रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या है, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या हमारे पास जो है वर्क स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या थे, तो हम उसकी बेसिस पर भी जो है अपने रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो 12वें नंबर पर आता है एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि जनाब हम जिस इंडस्ट्री में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, जिस कल्चर में काम कर रहे हैं, जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उस प्रोजेक्ट के क्या पब्लिश्ड या कमर्शियल डेटाबेस क्या हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम अपने एज अ सोर्स के तौर पर ले सकते हैं। कोई अगर एकेडमिक स्टडी हुई है उस एरिया के हवाले से, उस एनवायरनमेंट के हवाले से, उस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर है। इसी तरह हमारे पास अक्सर पब्लिश चेकलिस्ट होती हैं कि जनाब इनको आपने जो है वो ज़रूर चेक करना है या रिव्यू करना है, या इंपॉर्टेंटली हम कहते हैं कि जनाब आप इस तरह के प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेंचमार्क कर लें 10, 12, 15, 20। जैसे रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग जो बेसिकली हमें ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया गया उसमें बताते हैं कि जनाब 30-40 से ऊपर प्रोजेक्ट्स को बेंचमार्क करें जो इस तरह के हुए हैं, आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअली उनकी प्लान वैल्यू क्या थी और एक्चुअल वैल्यू क्या थी। फिर अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री की स्पेसिफिक स्टडी है या स्टेक होल्डर का कोई स्पेसिफिक टॉलरेंस या एटीट्यूड है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर जो है वो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है टू आइडेंटिफाई द रिस्क। एंड फाइनली द थर्ड इनपुट जो है वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट, जिसे बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स को रिव्यू कर सकते हैं, प्रीवियस डाटा को रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहा प्रोजेक्ट फाइल के हवाले से, या हम ये देख सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के कंट्रोल्स क्या हैं, या हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के जो कह सकते हैं कि रिस्क के फॉर्म्स हैं या रिस्क के जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या टैम्पलेट्स क्या हो सकते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। एंड फाइनली एंड इंपॉर्टेंटली जिस पर आजकल पीएमआई बड़ा जोर भी दे रहा है और जो पीएमआई कह भी रहा है कि हम आउट ऑफ जो 4 है उसने नए कॉन्टेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या जी लेसन लर्न प्रीवियस प्रोजेक्ट के भी और अब तक जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वो क्या है। तो ये जो 13 इनपुट्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल, जो हमें आइडेंटिफाई कराएंगे हमारे रिस्क को। नेक्स्ट लेसन में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क। थैंक यू।